हाय गाइस, आज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइड AGCT का बना होता है। अतः एंजाइम की सहायता से एक जीव के डीएनए खंड को काटकर या अलग करके उसी जीव के डीएनए से जोड़ना या रिकॉम्बिनेट कर देते हैं। इस प्रकार के निर्माण डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तथा इस तकनीक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। संक्षेप में पुनर्योजन डीएनए तकनीक को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के उत्पादन हेतु सर्वप्रथम वांछित डीएनए का चयन करते हैं। वांछित डीएनए को फोरजेन या टारगेट डीएनए भी कहते हैं। अर्थात माना हमें इंसुलिन के डीएनए की कॉपी बनाना है तो इंसुलिन का डीएनए हमारा टारगेट डीएनए होगा। इसके बाद है टारगेट डीएनए को प्राप्त करने हेतु कोशिका को लाइसिस करके प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि सभी प्रकार के अणु से पृथक कर लेते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से तथा प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से हटाया जाता है। डीएनए को पृथक करने के लिए कोशिकीय लाइसेट को सुक्रोज और सीजियम क्लोराइड के साथ 10 से 12 घंटे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज के फलस्वरूप न्यूक्लिक अम्ल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बैंड के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्त डीएनए से वांछित या टारगेट डीएनए प्राप्त करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता लेते हैं। यह एंजाइम डीएनए की फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। टारगेट डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड में इंसेक्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए या केमिस्ट्री डीएनए का प्राप्त करते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट क्लोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डीएनए की अनेक प्रतियां का निर्माण जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब वांछित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जीन एक्सप्रेशन कराते हैं। पहले एक बैक्टीरिया सेल लेते हैं जिसके बाद उसका भी एक प्लाज्मिड पाया जाता है और अलग से भी डीएनए पाया जाता है। इस प्लाज्मिड को हम लोग पहले अलग करते हैं और एक टारगेट डीएनए लेते हैं। फिर इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट करवाते हैं। कट करवाने के बाद इसे लाइकेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर इसे दूसरे बैक्टीरिया सेल में डाला जाता है। फिर इस सेल को विभाजित करने के लिए एक कल्चर माध्यम में रखते हैं जिससे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाता है। अंत में बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसेक्ट कर देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया सेल हर 20 मिनट में प्लाज्मिड की कॉपी बना देता है। अर्थात कम समय में हम इंसुलिन का डीएनए चाहिए तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बन जाता है और इस सेल से हम प्लाज्मिड को निकाल कर टारगेट डीएनए हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर है डिस्कवरी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आविष्कार स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1973 में किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग तो पहला है फसल के उत्पादन में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोध फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से कठोर जलवायु के प्रति इनमें अनुकूल पैदा कर फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस तकनीक के द्वारा खाद्य पदार्थ के पोषक में अभिवृद्धि हो जाती है। फिर है दूसरा, इस तकनीक के इस्तेमाल से बीटी कॉटन का निर्माण किया जा सकता है जिसे पौधों की रक्षा कीटों और वॉर्म्स से की जा सकती है। इसके बाद है तीसरा,
इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूप में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुण में परिवर्तन किया जा सकता है, बल्कि इसमें एकदम नए जीव का भी निर्माण संभव है। फिर चौथा है, इस तकनीक द्वारा मनुष्य के आनुवंशिक रोग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर समस्या उत्पन्न करने वाले जीन का सटीक पता प्राप्त हो जाए तो उसे जीन पूल द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर पांचवा है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग पशुपालन में करके विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्मों एवं वांछित गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और कई रोगों को भी दूर किया जा सकता है। फिर छठवा है, इस तकनीक का प्रयोग क्लिनिक निदान में भी होता है, जिसका एलिस एक उदाहरण है, जहां पुनः संयोजन डीएनए तकनीक का उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति में एचआईवी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। थैंक यू गाइस।